नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जनतंत्र में, लोकशाही व्यवस्था में जनता के सवालों को उठाने का, सरकार से प्रश्न पूछने का और सरकारें ऑटोक्रेटिक नहीं हो जाए, तानाशाह न हो जाए नेता, और सरकार तानाशाही रास्ते पर न चल दे, इसी के लिए विपक्ष की व्यवस्था की गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस देश और इस राज्य को किसी की नज़र लग गई है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। इन दोनों व्यक्ति में कई समानताएं हैं। पहली समानता है कि ये लोग युवा ही हैं, क्योंकि राजनीति में 50-55 को युवा ही कहा जाता है। तो दोनों युवा हैं, दोनों एक अलायंस में भी हैं, दोनों को राजनीति विरासत में मिली है और दोनों प्रतिपक्ष के नेता हैं। लेकिन इन सबसे इतर एक और समानता है, और वो ये कि ये विपक्ष की राजनीति करने के अपने राजनीतिक, वैधानिक और संवैधानिक दायित्वों को का निर्वहन करने में बहुत सफल नहीं हुए हैं। इसे बीजेपी का या एनडीए का फॉर दैट मैटर सौभाग्य कहें, या इस देश और इस राज्य का दुर्भाग्य कहें, या जनता के निर्णय, जनता के मैंडेट के कारण उपजे हालात को दोषी कहें, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप चाहे जो संज्ञा दें, लेकिन तथ्य यह है कि ये दोनों प्रतिपक्ष के नेता लोकतंत्र में अपने वैधानिक, राजनीतिक और संवैधानिक दायित्वों के प्रति उतने सजग नहीं हैं, एटलीस्ट नहीं दिखते हैं जितना इनको दिखना चाहिए। चुनाव के परिणाम जैसे भी हों, चुनाव में रिगिंग हो, चुनाव मैनेज कर लिए जाएं, ये सब अपने जगह पर है। लेकिन जो मैंडेट आया है उसको भारी मन से ही सही आपको स्वीकार करना चाहिए। मैं ये वीडियो कोई उनको सलाह देने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जनतंत्र में जनता के प्रश्नों को, सरकार की खामियों को, सरकार के तानाशाही रवैयों को, सरकार के नीतिगत निर्णय जिसमें ऑटोक्रेसी, डिस्पोटिज्म झलकता हो, उसको, या उनके एक्सीडेंट करने वाली स्पीड को रोकने का दायित्व प्रतिपक्ष के नेता का होता है और अपोजिशन पार्टीज का होता है। अब आप देखिए कि जब कभी भी या लोकसभा का चुनाव होता है या फिर और कोई इस तरह के आंदोलन होते हैं, इवन संसद का सत्र चलता है, तो राहुल गांधी अचानक से विदेश निकल जाते हैं। हमारा देश, हमारा समाज कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है। हम यूरोप नहीं है, अमेरिका नहीं है, हम अमेरिकी राज्य की न तो जनता है और न ही अमेरिकी डेमोक्रेसी को हम कॉपी कर सकते हैं, जहाँ छुट्टियों में राष्ट्राध्यक्ष या लोग परिवार के साथ निकल जाते हैं। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। तो आप इसको ऐसे समझें कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। आप छुट्टी मनाने के लिए अगर जा रहे हैं और उसमें भी ऐसे समय में जब सत्र चल रहा हो, जब कोई आंदोलन चल रहा हो या कोई कार्यक्रम चल रहा हो, या जनता के सवाल सुलग रहे हो, या जनता के सवाल सुलगने के लिए बेताब हो रहे हो, तो वैसे में अगर आप छोड़ के जाते हैं तो फिर आप भूल जाइए कि आपको जनता कोई बहुत बड़ा रोल देगी। इस देश में चाहे जो कुछ भी हो जाए, जनता पढ़ी हो न पढ़ी हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो नहीं मजबूत हो, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इस देश की जनता और इस राज्य की जनता का जो पॉलिटिकल सेंस है वह कुछ एक अपवाद को छोड़कर बड़ा डिसाइसिव रहा है, और पॉलिटिशियंस के, स्टेट्समैन के इस तरह के बिहेवियर को वो संजोल लेता है, गांठ बांध लेता है और फिर अकॉर्डिंगली वो अपना मैंडेट देता है। क्या कारण है कि लगातार राहुल गांधी और लगातार कांग्रेस को सफलता नहीं मिल रही है? क्या सिर्फ यही हार का कारण मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है? क्या इस स्थिति के लिए सिर्फ इस बात को दोष दिया जाए कि चुनाव आयोग मैनेज हो गया है, सेंट्रल एजेंसीज वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है, अपोजिशन को डराती धमकाती है? सब चीज अपने जगह पर सही है,
लेकिन इसके बावजूद यह प्रजातंत्र है। इंदिरा गांधी को उखड़ते देर नहीं लगा, बिहार में लालू जी के शासन को उखड़ने में देर नहीं लगा। कितने ऐसे उदाहरण हैं, वैसे इनको भी उखड़ने में देर नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए जनता के सवाल को, सही मुद्दों को सही तरीके से कंसिस्टेंटली करने की जरूरत है। अब आप आइए बिहार। नवंबर में चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस तरह का डिवास्टेटिंग डिफीट इंडिया अलायंस और खासकर आरजेडी का हुआ, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सेटबैक था प्रतिपक्ष के नेता और मुख्य विरोधी दल आरजेडी को। कांग्रेस वैसे भी यहाँ बैसाखी के रूप में ही काम चल रही थी। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कीजिएगा कि इस पूरे इलेक्शन में जो नैरेटिव्स था, उसको नई दिशा और नए शब्द, नए डायरेक्शन ये प्रशांत किशोर ने दी। इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि सरकारें इंडस्ट्रीज की बात कर रही हो, पलायन रोकने की बात कर रही हो। हाँ, नौकरी वाले मुद्दे पर तेजस्वी का नैरेटिव्स हावी हुआ और वही सरकार का एक प्रमुख एजेंडा भी बना। आप अभी हाल में जो निश्चय योजना पार्ट 3 जो भी कैबिनेट से डिसीजन हुआ, उसको आप देख सकते हैं। इसमें झलक मिलेगी तेजस्वी के भी कुछ नैरेटिव को, और ज़्यादा आपको झलक मिलेगी प्रशांत किशोर की। जिन जिन चीज़ों को वो उठाया और सरकार को लगा, नीतीश जी को लगा, भाजपा को लगा कि इसको एड्रेस करना पड़ेगा, तो उन्होंने लाया। इसका मतलब क्या होता है? आप हार भी गए हैं राजनीतिक रूप से या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपकी पराजय भी हुई है, तब भी सरकार पर आपका प्रभाव रहेगा, और यही प्रजातंत्र है। अब उस चुनाव में हारने के बाद आश्चर्यजनक रूप से तेजस्वी, जो पहला सत्र था, इनॉग्रल सेशन था विधानमंडल का, जिसमें गवर्नर का अभिभाषण हुआ, उससे गायब हो गए। छुट्टी मनाने चले गए। लगभग महीना होने को आ रहा है एंड ही इज आउट, बाहर है। कार्यकर्ता, बिहार की जनता, उनके अपने एमएलए परेशान है। यहाँ तक कि आरजेडी में हार के कारण की जो समीक्षा हुई, जिसमें उनके कथित चाणक्य संजय यादव का नाम आया या फिर और लोगों का नाम आया, उसके बाद भी कोई करेक्टिव मेजर्स इन्होंने नहीं लिए। शिवानंद तिवारी का बयान, फिर विजय कृष्ण ने पार्टी छोड़ दी है, महुआ का एमएलए मुकेश रोशन, ये सारे लोग अब जो कुछ कह रहे हैं उसको आप, मैंने मैं विपक्ष की राजनीति के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। कौन क्या कर रहा है, तेजस्वी क्या करेंगे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं बात ये कर रहा हूँ कि बिहार के डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष इतना हताश हो जाएगा तो ये जगह खाली नहीं रहेगा। somebody will come and fill the gap। लोहिया जी ने कहा है कि जिंदा कौम इंतजार नहीं करती है। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही है, ये अब यह बता रही है कि बिहार के जनमानस में, इवन आरजेडी में भी शायद, मैं शायद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, नए नेतृत्व की तलाश शुरू हो गई है। इनका जो इलेक्टोरल वोट बैंक है उसमें ऑलरेडी सेंध लग चुका है। दानापुर से आरजेडी का हार जाना, आरजेडी से ज़्यादा यादव एमएलए एनडीए में जीत जाना या फिर भाजपा और जदयू में खासकर जीत जाना, ये सारी चीज़ें बता रही है। और सीमांचल में एमआईएम का 5 सीट जीत जाना, ये सब बता रही कि मुस्लिम और यादव के वोट बैंक में सेंध आपकी लग चुकी है। और अब ये दोनों जमात एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और एक पॉलिटिकल रीओरिएंटेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि अंग्रेजी में कहावत है, एन आर्मी ऑफ शिप लेड बाय ए लायन कैन डिफीट एन आर्मी ऑफ लायन लेड बाय ए शिप। पॉलिटिकल पार्टीज हो या सेना हो या कोई बिजनेस घराना हो, वो लीडरशिप पर चलता है। मैंने एक बार आपसे बात कही थी कि 2010 में तो अभी से खराब स्थिति थी आरजेडी की, 22 सीट आया था, और अगर विधानसभा में नियम न बदल दिया गया होता तो नेता विरोधी दल का भी स्टेटस नहीं मिल पाता। तो उससे तो 3 सीट ज़्यादा ही है। लेकिन उस वक्त के नेता विरोधी दल अब्दुल बारी सिद्दीकी ने और लालू प्रसाद यादव जी ने हार को स्वीकारा। तो कहते हैं हार का स्वीकार जीत की शुरुआत कर देता है। तो स्वीकारा और उसके बाद दे फाउट बैक। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने 22 एमएलएस के बल पर विधानसभा में सरकार की घिघी बना ली। मैं उन दिनों सरकार में था और हम अखबार और वीडियो वगैरह टीवी में सब चीज़ आते थे। मुझको याद है कि उस वक्त अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में एक आरोप पत्र निकाली थी आरजेडी, और उस आरोप पत्र में इतने तथ्य दिए गए थे कि नीतीश कुमार जी को अपने तमाम सेक्रेटरीज को बैठाकर
प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और उसकी सफाई देनी पड़ी। ये होता है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में विपक्ष का रोल। तो ये जो राजनीतिक घटनाएं अभी हो रही है, आरजेडी में उठापटक हो रहा है, कांग्रेस में भी खलबलाहट हो रही है। अब जैसे एमआईएम के नेताओं ने कहा कि हम नीतीश कुमार को समर्थन देते हैं, ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। लोगों को इस बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सरकार बहुत बहुमत में है। चिंता ये होनी चाहिए कि अगर सरकारें प्रचंड बहुमत में है, यह भी चिंता का बात नहीं। चिंता ये होना चाहिए कि अगर विपक्ष जनता के सवाल को उठाने के लिए ही तैयार नहीं है, क्योंकि मीडिया को भी वो काम करना था। दो ही काम ये लोग करते हैं प्रजातंत्र में, सरकार से सवाल पूछने का दो ही का हक है, दो ही को अधिकार है और दो ही को यह दायित्व दिया है समाज में और संविधान ने। संविधान ने दिया है नेता प्रतिपक्ष या विरोधी दल को, और फिर सिस्टम में दिया है प्रेस को, जिसको हम लोग फोर्थ पिलर कहते हैं। तो अब तो मीडिया सवाल पूछती नहीं है, आप सबको मालूम है। गोदी मीडिया अब तो बोलने से भी यह शब्द भी छोटा पड़ने लगा है। तो बचा खुचा रहा विपक्ष, अगर इसने सवाल नहीं उठाए तो फिर ऐसे ऐसे निर्णय होंगे कि आप सोच नहीं सकते। और उसकी कहानी शुरू हो गई है। आप सोच करके देखिए कि नीतीश कुमार की जो हरकत हुई हाल के कुछ दिनों में, मीडिया में कहीं सवाल नहीं उठता है। मेन मीडिया में कुछ यूट्यूब चैनल्स पर आते हैं। केंद्र सरकार जो लगातार इकोनॉमी के फ्रंट पर और फॉरेन पॉलिसीज के फ्रंट पर फेल कर रही है, वो प्रश्न न तो मीडिया ठीक से उठाती है और विपक्ष भी नहीं उठा पा रहा है। आप सोच करके देखिए 2014 में डॉलर जहां 45-50 के आसपास रहा होगा, अगर मुझे ठीक से याद हो, और मोदी जी चिल्लाते थे कि डॉलर गिर रहा है, यूं ही नहीं गिर रहा, वो डॉलर आज 91 रुपया हो। आपकी विदेश नीति का ये हाल है कि पाकिस्तान तो होस्टाइल नेशन था ही, नेपाल हमारा दुश्मन हो गया, श्रीलंका से स्थिति ठीक नहीं है, मालदीव से संबंध हमने खराब कर लिए, बांग्लादेश में जो नफरती बयान आ रहा है भारत के खिलाफ, उसको आपने देखा। आपने अपनी पींगे बढ़ाई है। अमेरिका हौडी मोदी करने गए और डोनाल्ड ट्रंप ने जो चपात लगाई, उसके दर्द से पूरा देश कराह गया और आपकी जो बेइज्जती हुई। उसके बाद फिर उसी क्रम में आपने जो आपका ट्रस्टेड एलाई था रशिया, उसको छोड़ दिया था। इजराइल के पास गए, फिर हम अरब में गए, तो न माया मिली न राम। ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो इसलिए हो रही है कि सरकार को विपक्ष से डर ही नहीं है। क्योंकि दुर्भाग्य से लोकसभा आदि में जो स्पीकर्स आ रहे हैं वे पार्टी के वर्कर की तरह बिहेव करते हैं। आप ओम बिरला के जरा चेहरा को देखिए, विपक्ष सवाल करेगा तो उनका चेहरा फूल जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा, और जैसे ही सत्तारूढ़ खास करके मोदी जी और अमित शाह बोलेंगे तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। ये एपरेंट बिहेवियर हो जाता है। यहीं देख लीजिए विधानसभा में, और हम लोग तो नजदीक से देखें। बहरहाल मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ कि अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। अगर विपक्ष खास करके राजद और इसके नेता नहीं चेतेंगे तो बिहार में बहुत तेजी से सामाजिक परिवर्तन का दूसरा दौर शुरू होने वाला है, और बहुत तेजी से पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा। यहाँ जातियों का, जातियों के समूह का और एक बहुत बड़े समाज का यहाँ पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। क्योंकि कोई भी चीज शून्य में अस्तित्व में नहीं रहता है, न तो समाज, न तो राजनीति, और न ही कोई। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।